हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स के क्लास में। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा समझे थे। उसमें आपतित किरण के बारे में समझे थे, परावर्तित किरण के बारे में भी समझे थे, अपवर्तित किरण के बारे में भी समझे थे, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, उसके बाद सघन माध्यम, विरल माध्यम, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल, ये बातें हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके थे। तो आज जहां तक पिछले वीडियो में जहां तक हम पढ़े थे, इस वीडियो में वहां से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में ना, इससे आगे जो था प्रकाश का अपवर्तन के बारे में था, वो सब पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग उससे बात पढ़ रहे हैं। दो नियम होते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये एक सतह है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। एक सतह है जिसको अपवर्तक सतह का दो माध्यमों को अलग कर रहा है। एक प्रकाश की किरणें आ रही है, इस सतह के आगे जाने के बाद ये अपवर्तित हो जाती है इस तरह से। ये हो गया आपका आपतित किरण और ये हो गया अपवर्तित किरण और ये हो गया अपवर्तित सतह। तो इसका सबसे पहला नियम बनता है ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपवर्तक सतह में एक बिंदु में ही जो है तीनों, ये अभिलंब है, आपतित किरण है, अपवर्तित किरण और अपवर्तक सतह के एक ही बिंदु पर तीनों होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों अपवर्तक सतह के एक ही बिंदु पर होते हैं। सतह के एक ही बिंदु पर होते हैं। और इसका दूसरा जो नियम होता है, देखिए ये जो एंगल है आपतन कोण, इसका आपतन कोण का जो जिया होता है साइन आई होता है। और ये अपवर्तन कोण जो है इसका होता है साइन आर। साइन आई और साइन आर दोनों जो होगा, दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो दूसरा है आपतित किरण का जिया साइन आई और अपवर्तित किरण का ये जो जिया है साइन आर, दोनों का जो वैल्यू होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, और तीनों अपवर्तक सतह के एक ही बिंदु पे होते हैं। दूसरा साइन आई और साइन आर दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और ये प्रकाश के अपवर्तन के जो दूसरा नियम है ना, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्नेल का नियम ने भी यही कहा है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण जो होता है उसका जो जिया है साइन आई और जो अपवर्तन कोण है उसका जो जिया है साइन आर, दोनों का जो अनुपातिक वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा, इसलिए इसको स्नेल्स का नियम भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि यदि अगर प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरा माध्यम, फिर दूसरा माध्यम से तीसरे माध्यम में अगर प्रवेश करें, फॉर एग्जाम्पल पार्श्व विस्थापन समझेंगे। पार्श्व विस्थापन, ये एक कांच है, एक कांच है, ये हवा है, फिर नीचे भी हवा है। प्रकाश की किरणें ऐसे आएगी, ये अपवर्तक सतह होगी क्योंकि दो माध्यमों को अलग कर रहा है, तो यहां से अपवर्तित होकर इस तरह से इधर मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हवा जो होता है वो विरल माध्यम होता है और कांच जो होता है सघन माध्यम होता है। पिछला वीडियो में हम लोग समझ चुके थे कि जब विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और फिर कांच और हवा की तुलना में कांच हो गया आपका सघन और हवा हो गया विरल। फिर अगर जब वो विरल से सघन से विरल में जाएगा तो वो अभिलंब से दूर भागेगा। देखिए ये अभिलंब से ये हो गया आपका नॉर्मल अभिलंब और यहाँ इसका ये अभिलंब होगी, ये इधर से दूर भागेगा। तो पार्श्व विस्थापन क्या होता है? पार्श्व विस्थापन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
फिर दूसरा माध्यम से तीसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो पहला माध्यम का जो अपवर्तित किरण हो गया, ये पहला माध्यम का आपतित किरण, पहला माध्यम में आने वाले प्रकाश को आपतित किरण कहेंगे, ये हो गया अपवर्तित किरण। और जब अपवर्तित किरण का फिर अपवर्तन होता है तब जाकर के वो निर्गत किरण कहलाता है। इस किरण को कहेंगे क्या? निर्गत किरण। इस किरण का नाम निर्गत किरण। तो आप देखिएगा कि आपतित किरण को आगे की ओर अगर यदि बढ़ाया जाए, निर्गत किरण को यदि अगर पीछे की ओर हटाया जाए, तो दोनों के बीच की जो दूरी होता है ना, वो समांतर होता है। दोनों के बीच की दूरी समांतर होती है। जब दोनों के बीच की दूरी समान होगा तो वैसे ही घटना को पार्श्विक विस्थापन। क्या है पार्श्विक विस्थापन? जब आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, फिर दूसरा माध्यम से तीसरा माध्यम में जाए, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो दूरी होगा हमेशा समांतर होता है। जब समांतर होता है तो ऐसी ही घटना को हम लोग कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। इसके बाद एक पॉइंट है अपवर्तनांक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपवर्तनांक, यह अपवर्तनांक होता है क्या? जितना भी अलग अलग माध्यम है, हर एक माध्यम का अलग अलग अपवर्तनांक होता है, और यही अपवर्तनांक उस वस्तु को दिखाता है कि यह मिरर होगा या सघन होगा, दो वस्तु के कंपेयर में दिखाएगा। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक निकालने का जो तरीका होता है, शून्य में प्रकाश की चाल, मतलब कि निर्वात में प्रकाश की चाल, जहां हवा भी ना हो, शून्य, या इसी को निर्वात भी कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उसी माध्यम में प्रकाश की चाल। जिस माध्यम का निकालना चाहते हैं, इसी को कहते हैं अपवर्तनांक। शून्य में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उसी माध्यम में प्रकाश की चाल, इसी को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है? शून्य में प्रकाश की चाल और जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना चाह रहा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उसी को अपवर्तनांक कहते हैं। फॉर एग्जांपल हवा का निकालना है, हवा का अपवर्तनांक क्या होता है? तो देखिएगा, शून्य में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बटे उसी माध्यम, मतलब हवा का निकालना है तो हवा में प्रकाश की चाल, हवा में भी वही होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड कैंसिल, 10⁸ कैंसिल, 3 कैंसिल, कितना आया? 1। तो हवा का अपवर्तनांक भी लगभग 1 होता है। ऐसे अगर देखा जाए तो 1.003 होता है। लेकिन हवा है, हवा को निर्वात नहीं कहेंगे, निर्वात उसको कहेंगे जहां पे हवा ही ना, तो ये निर्वात में था। ठीक, लगभग इसका 1 होता है। वहीं पे अगर देखा जाए जल में, जल का भी अपवर्तनांक निकाल लेते हैं। क्या है? शून्य में या निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और जल में जो प्रकाश की चाल होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कैंसिल, 10⁸ कैंसिल, यहाँ बचा आपका 3, यहाँ बचा नीचे 2.25, नीचे से दशमलव को उड़ाएंगे, ऊपर 1, 2 अंक है, 2 0, 25 × 100, 25 9 225, 3 एकम 3, 3 9 4/3, इसको दशमलव में अगर लेके आएंगे तो 3 एकम 3, इस तरह से चलते रहेगा। तो लगभग में 1.33 जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। और भी किसी माध्यम का अगर निकालना हो, कांच का निकाल लेते हैं। कांच का निकालने के लिए शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? हमेशा याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट कांच में प्रकाश की चाल क्या है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 10⁸ कैंसिल, यहाँ बचा 3/2,
3/2 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो कांच का अपवर्तनांक कितना निकल गया? 1.5। तो किसी भी माध्यम का जो है अपवर्तनांक अगर निकालना हो, चाहे हीरा का ही निकालना हो, चाहे फिल्म कांच का निकालना हो, चाहे नीलम का निकालना हो, चाहे तारपीन का निकालना हो, हर एक पदार्थ का अपवर्तनांक निकल जाएगा। बस आपको याद रखना पड़ेगा कि उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो रहा है, क्योंकि सुनने का तो आपको याद रह जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन जिसका निकाल रहे हो उसमें भी प्रकाश की चाल को याद करना पड़ता है। देखिए विभिन्न माध्यम में अलग अलग अपवर्तनांक होते हैं, किसी किसी पदार्थ का अलग अलग अपवर्तनांक होता है। जैसे वायु का अपवर्तनांक 1.003, पानी का 1.33, केरोसिन का 1.44, अल्कोहल का 1.36, तारपीन का 1.47, कार्बन डाइऑक्साइड का 1.63, बेंजीन का 1.50, पिघला क्वार्ट्ज का 1.46, बर्फ का 1.33, क्राउन कांच का 1.48 से 1.61, फिलन कांच का 1.53 से 1.96, कनाडा बाल्सम का 1.53, मानिक जिसको रूबी का तो 1.71, नीलम का 1.77, सेंधा नमक का 1.51 और हीरा का 2.42 होता है। ये अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाता है, डिपेंड करता है उसमें प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। हर साल फिजिक्स के एग्जाम में, मतलब साइंस के एग्जाम में इस बॉक्स से एक ऑब्जेक्टिव जरूर आता है। पिछला इतिहास उठा के देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। इसलिए इतना जो लिखा हुआ बोर्ड में ना, हम तो कहेंगे कि आप सबसे पहले फॉर्मूला को याद रख लीजिए। फॉर्मूला को अगर याद है आपको, किसी भी माध्यम का निकालने बोले उस माध्यम का प्रकाश की चाल पता करेंगे और वहां से उसका अपवर्तनांक निकालेंगे। लेकिन इतना आपको याद रखना जरूरी है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना याद करना जरूरी है। खासतौर से अल्कोहल वाला, तारपीन वाला, बेंजीन वाला, पानी वाला, वायु वाला, इधर हीरा वाला और इधर बर्फ का और इधर मानिक का और नीलम का, ये जो है कई क्वेश्चंस है जो 21, 22, 23, 24, 25 तक पूछे हुए क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव में, तो इसलिए याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है, ये जो हीरा देख रहे हैं ना, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा 2.42 और वायु का अपवर्तनांक सबसे कम अप्रोक्स 1 और एग्जैक्ट 1.003 होता है। ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना कि जिसमें अपवर्तनांक सबसे कम, जिस वस्तु का, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम होता है उसका प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा। जिस वस्तु का अपवर्तनांक सबसे कम हो उसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा, और जिस वस्तु में अपवर्तनांक सबसे ज्यादा हो वो समझ लो उस वस्तु का प्रकाश की चाल सबसे लो है, उस वस्तु में प्रकाश की चाल सबसे कम। जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम, जिसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा उसका अपवर्तनांक सबसे कम, ये याद रखिएगा। अब एक होता है आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक, अपवर्तनांक तो समझ गए कि जो हमेशा शून्य में प्रकाश की चाल के कंपेयर में निकाला जाता है। लेकिन आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है कि इसमें जब भी अगर आप अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो दो माध्यम को कंपेयर करके निकालना पड़ता है, दो माध्यमों को कंपेयर करके निकालना पड़ता है। मान लीजिए कि दो माध्यम ले लिए, एक माध्यम को मान लिए N1 और एक माध्यम को मान लिए N2, और दोनों का अपवर्तनांक निकालना है तो इसको बोल देंगे N21, दोनों का अपवर्तनांक को N21। तो जब भी आपेक्षिक अपवर्तनांक निकाला जाता है, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। इसका परिभाषा देख लो, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ये जब भी निकाला जाता है ना तो दो माध्यम के कंपेयर में निकाला जाता है, कोई भी माध्यम हो सकता है, दो माध्यम हो, लेकिन आप ये जो है आपका आपेक्षिक अपवर्तनांक, आपेक्षिक। लेकिन अपवर्तनांक में सिर्फ अपवर्तनांक अगर देखोगे तो वो केवल शून्य में प्रकाश की चाल के कंपेयर में निकाला जाता है। तो जैसे मान लीजिए दो माध्यम, एक माध्यम N1 और दूसरा माध्यम N2, दोनों का निकालना है क्या? आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक
अपवर्तनांक। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक के लिए क्या करेंगे, n21 बराबर n2 बटे n1, दोनों माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, दोनों माध्यम का जो अनुपात होगा उसको कहेंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक निकालने का यह फॉर्मूला है। तो आज के लिए इतना ही तक, फिर नेक्स्ट वीडियो अगले क्लास में आ जाएगा। पहला लेक्चर में हम लोग समझे थे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, यह दूसरा लेक्चर रहा आज का। इसके बाद फिर तीसरा लेक्चर बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा।